दोस्तों, साइबर पीस टीवी के शो अनहैक्ड में आपका स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, उन एक्सपर्ट्स के साथ जो साइबर पीस, सेफ्टी और सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं और जो हमारी ऑनलाइन दुनिया को सेफ बना के रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारी बहुत खुशकिस्मती कि हमारे साथ है मिस्टर ओपी सिंह। मिस्टर ओपी सिंह चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑनलाइन के फील्ड में काम कर रही एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। वो सीईओ है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के। उससे पहले वो यूपी के डीजीपी रह चुके हैं और एनडीआरएफ सीआईएसएफ में डीजी रह चुके हैं। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो सीईओ हैं, वो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट को भारत में ट्रैक करता है और साइबर स्पेस को बच्चों के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह। थैंक यू। पहला सवाल मैं उसी से शुरुआत करता हूं जो आप खुद भी कहते रहे हैं। अक्सर भारत में मान लिया जाता है कि ये जो समस्या है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट की, ये भारतीय है ही नहीं। ये बहुत हद तक एक पश्चिमी समस्या है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मूलतः भारतीय समस्या नहीं है। तो ये मिथ कितना बड़ा है? देखिए, ये एक मिथ ही है कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि हमारे देश में भी लगभग 20 लाख ऐसे केसेस हैं जो प्रति वर्ष चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के होते हैं। और ये डेटा जो है यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने उसको निकाला है। और 2020 में चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन इंडेक्स के आधार पर हम कह सकते हैं, जो एक 30 कंट्रियों के सर्वे के आधार पर बनाया गया है। और पैंडेमिक जब हुआ तो उसके पहले साल में ये सर्वे किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो है वो 9th है रैंक के हिसाब से फॉर हैविंग द बेस्ट ऑनलाइन सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन। लेकिन यदि हम सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो सेकंड होता है towards the extent of cyber risk faced by children. So ये कहना मूलतः गलत होगा कि ये केवल वेस्टर्न या पाश्चात्य प्रतीक है, बल्कि भारतवर्ष में और भारतवर्ष के अलावा विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल देखा जा रहा है, उनको महसूस किया जा रहा है। और ये एक मूलतः एक विश्व की समस्या है, न केवल पाश्चात्य समस्या। लेकिन ये लोगों में बात फैली हुई है, ये है गलत, ये एक मिथ है। तो इसका मुकाबला आप कैसे करते हैं अवेयरनेस के स्तर पे कि लोगों को ये बात समझाई जाए कि इसको सीरियसली लेने की जरूरत है और ये इतनी बड़ी समस्या है कि हम लगभग दूसरे स्थान पर हैं पूरी दुनिया में इस थ्रेट के मामले में। तो ये समझाया कैसे जाए लोगों को? देखिए, यही कारण है कि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जैसी एक संस्था, एक ट्रस्ट जो है, जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के अंतर्गत काम कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जी एक बहुत ही नामी हस्ती हैं। वो चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड राइट्स के ऊपर उन्होंने पिछले 30-35 सालों में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, पर्टिकुलरली चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर्स, चाइल्ड मैरिजेस, इन सबों पे काम किया है। और उन्हीं की ये सूझबूझ थी कि 2022 में इस ट्रस्ट को एक बहुत ही डेडिकेटेड रूप से परिवर्तित कर दिया गया कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले को हम कैसे बहुत ही प्रोफेशनल व्यावसायिक दक्षता की तरफ से देखें। और यही कारण है कि हमारा ये आईसीपीएफ जो है वो एक फोकस्ड अप्रोच रखता है टू कॉम्बैट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशंस। हमारी जो व्यवस्था है या जो हमारा एफर्ट्स है, प्रयास है, वो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी का है। और जैसा आपने कहा, पूछा ये कि कैसे हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो आईसीपीएफ का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी से किस प्रकार इस समस्या को हम डील करें। और हम उन सभी राज्यों को पहले टारगेट करते हैं जो वल्नरेबल राज्य हैं, जिनमें हाई प्रिवेलेंस है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल का। और वहां के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हम उनकी कैपेबिलिटी को, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उनको ये समझाया जा सके और उनकी सामर्थ्य को, उनकी कैपेबिलिटी को इसलिए बढ़ाया जा सके टूल्स के माध्यम से, मैकेनिज्म के माध्यम से, ताकि वो डिटेक्ट कर सके इन सब केसेस को, मॉनिटर कर सके और फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सके। हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था, अपना जो पार्टनरशिप है वो केरला में दिया। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि
पिछले 1-1.5 वर्षों में 500 से ज्यादा एफआईआर केवल केरला पुलिस ने अपने राज्य में रजिस्टर किया और 81 अरेस्ट किए। मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे हम अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में हम अपने पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने 300 पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग कर ली है। उसी प्रकार तेलंगाना, साइबराबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में भी हम अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहे हैं ताकि एक अवेयरनेस हो सके। ये तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की अवेयरनेस है और उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की है। दूसरी तरफ हम स्कूल्स में भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि स्कूल के बच्चों को, अभी हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 105 ऐसे स्कूल्स को चयनित किया, एकलव्य स्कूल को, जिसमें हमने मास्टर्स ट्रेनर्स की व्यवस्था की। हमारा पहला एक फेज हुआ जिसमें लखनऊ में हमने मास्टर्स ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दी और वो मास्टर्स ट्रेनर्स अपने अपने स्कूलों में बच्चों को, टीचर्स को, हो सकता है कि पेरेंट्स को भी इस प्रकार का ट्रेनिंग दें। तो एक कॉन्शियसनेस और एक अवेयरनेस की जो बात हम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है करना, और यही कारण है कि आईसीपीएफ जो है वो इस ओर एक फोकस्ड वे में चल रहा है। और इस प्रकार हम चाहते हैं कि जो हमारा सीसैम दोष है और जो इस प्रकार की जो क्राइम हो रहे हैं उस क्राइम को हम कैसे निपट सकते। जैसा आपने कहा कि केरला में 500 से अधिक एफआईआर हुई, ऐसे में लोग ये जानना चाहते होंगे कि इसको लेकर क्या हमारे पास पर्याप्त कानून है, क्या इसको एक्सक्लूसिवली कवर करने वाली लीगल फ्रेमवर्क है, इसको लेकर भारत में क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पास कानून है। सबसे बड़ा कानून तो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसको हमने अमेंड किया, उसमें हमारी प्रोविजंस हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि पॉक्सो का जो एक्ट है जो हमने 2012 में किया और उसको बाद में हमने अमेंड भी किया और उसमें स्ट्रिंजेंट हमने पनिशमेंट रखे, इन सबों का हम व्यवधान रखे हैं और एक लीगल रिजीम को हमने स्थापित किया है। पॉक्सो के पहले बहुत मुश्किल था इन सब चीजों को, और यही कारण है कि पॉक्सो के प्रोविजंस को हम इसलिए इन्वोक करते हैं क्योंकि एक एक सेक्सुअल एक्ट है और समटाइम्स वी बिलीव कि इट्स अ चाइल्ड रेप। एंड व्हाई डू वी बिलीव इट? बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम एक स्ट्रिंजेंट तरीके से, एक बहुत ही रोबस्ट तरीके से, स्टैंड अलोन तरीके से हम देखें तो हमारे पास रिजीम्स में, लीगल रिजीम्स की कमी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उन प्रावधानों को और भी स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है, उन प्रावधानों को और भी ज्यादा यूनिवर्सल बनाने की जरूरत है ताकि हम उन प्रावधानों का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकें और लोगों को अरेस्ट कर सकें, उनको प्रोसिक्यूट कर सकें और एक सक्सेसफुल कन्विक्शन की तरफ बढ़ सकें। अभी कन्विक्शन रेट इन जनरल बहुत अच्छा नहीं रहता है भारत में किसी भी अपराध के मामले में। तो जो आपके पास जो केसेस होते हैं, जिस तरह के सीसम मटेरियल से रिलेटेड, ऑनलाइन हेरेसमेंट से रिलेटेड आप जो केसेस देखते हैं, उनमें कितना कन्विक्शन रहता है? देखिए, कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है और सीसम के केसेस का कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे डिपेंड करता है। हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो या चाइल्ड बॉन्डेड लेबर हो या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, इन सब चीजों में ऑफलाइन जो केसेस होते हैं उनमें तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। ट्रैफिकर्स हम पकड़ लेते हैं, परपिट्रेटर्स को भी पकड़ लेते हैं, उनके सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के लिए हमारे पास एविडेंसेस रहते हैं, विटनेसेस रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम किस प्रकार कलेक्ट करें और उन एविडेंसेस को हम किस प्रकार प्रोसिक्यूशन में उपयोग करें। और यही कारण है जो मैंने शुरू में भी कहा कि जो सेंसिटिविटी जो है, जो संवेदनशीलता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है, वो हमारी भारतवर्ष में कम है। उसकी कमी है क्योंकि पुलिस वालों को भी एक प्रोफेशनल दक्षता की जरूरत है, प्रोसिक्यूटर्स को भी दक्षता की जरूरत है और साथ ही साथ जुडिशियरी को भी सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम इन चीजों को एक डिफरेंट नजरिया से देखें। यदि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बात करते हैं, जो आपके मूल प्रश्न पे आता है कि क्यों कन्विक्शन रेट कम है और क्यों इस प्रकार का वो है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ही ह्यूज गैप है वर्कफोर्स में जो डेडिकेटेड है हैंडल करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा कि भारतवर्ष में एक अर्जेंसी की कमी है, एक तीव्रता की कमी है कि हम किस प्रकार इसको देखें और किस प्रकार डील करें। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि इनोवेटिव डोमेस्टिक टूल्स जो होते हैं, जो इसके लिए पाश्चात्य देशों में, खासकर अमेरिका और इंग्लैंड में है, उन टूल्स की कमी है। वो टूल्स जो हमें एक ऑनलाइन कंटेंट के पैटर्न को बता सकें, वो टूल्स जो हमें विक्टिम्स को पहचान दिला सकें,
थ्रू यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन, और कुछ ऐसे भी टूल्स जो विदेशों में हो रहा है, जिससे कि हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को कुंभ कर सकें, उसको झाड़ सकें, हम कंटेंट्स को डाउनलोड कर सकें, या हम डाउनलोडेड कंटेंट्स को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसको लिंक बना सकें। तो इन सब चीजों की एक जो इनोवेटिव टूल्स है उसकी कमी है, और वही कारण है कि हमें कन्विक्शन करने में, कन्विक्शन रेट को बढ़ाने में दिक्कत होती है। अभी हमने हाल ही में इके कॉप्स जो है एक टूल है, उसको हम लोगों ने पुलिस एजेंसियों को दिया और उनकी ट्रेनिंग कराई। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस है उसको हमें एक सपोर्ट मिलेगा। कि अभी हमने ये ट्रेनिंग 15 फरवरी को हमने एक ट्रेनिंग कराई, जो हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई, और तेलंगाना और कई स्टेट्स, करीब 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो उनको ट्रेनिंग कराई गई। और उससे, उस ट्रेनिंग से उनको एक एक टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, और वो इंटरनेट चैट रूम्स में या ऑनलाइन सॉलिसिटेशंस में या इंटाइसमेंट में, डार्क वेब एक्टिविटीज, इन सबों में वो उनको मदद करेगा। तो मैं समझता हूं कि एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिव टूल्स होना बहुत जरूरी है, जो भारतवर्ष में कमी है। और यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हुए भी एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ जानकारी, जो नॉलेज होता है उसकी कमी है। और आपको मैं बताऊं कि आपने ये भी पूछा कि लीगल स्वरूप क्या है। आपको मालूम होगा कि भारतवर्ष जो है वो शुरू से ही बहुत इस ओर वो रहा है। हम लोगों ने पॉक्सो ई बॉक्स भी खोला था जी। पैंडेमिक के पहले ही, हमने पॉक्सो ई बॉक्स खोला, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी हमारे पास है। वो हम लोगों ने, भारतवर्ष में भारत सरकार ने उसको किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके ऑपरेशनलाइज होने के बावजूद उनमें बहुत कमी है, संख्या बहुत कम है। आप ये समझ लीजिए कि आप मात्र 1100 केसेस आए थे 2020 में इस पोर्टल में, और 2020 में ही पॉक्सो ई बॉक्स में केवल 151 कंप्लेंट्स आए, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास 27 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स जो हैं रिसीव हुए हैं सीसैम के निकमेक से इन 2020 अलोन। सो देख लीजिए कि कैसे मिसमैच हो रहा है। People are getting frustrated, people are being harassed, but they are not reporting it because of lack of awareness. So मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के कारण कन्विक्शन रेट पे काफी असर हो रहा है। और आईसीपीएफ का जो ये प्रयास है, उससे हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, 1 या 2 सालों में, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड का जो ट्रेनिंग सेशंस चल रहा है और जो टूल्स की जानकारी हम दे रहे हैं, उससे कन्विक्शन रेट में फर्क पड़ेगा। इस पूरे पहलू में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, उन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा आपने कहा, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी ट्रेनिंग का सवाल है। एक पहलू वो है जहां पर जो जनता है उसमें अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि वो रिपोर्ट कर सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है और जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और उसी तरह से इस पूरी समस्या में जो एक और स्टेक होल्डर हो सकता है, जैसे कि आप खुद हैं, इन तीनों को मिलके काम करना होगा। यानी सरकार है एक तरफ, उसकी एजेंसीज है, जनता है, और फिर प्राइवेट प्लेयर्स हैं या नॉन प्रॉफिट प्लेयर्स हैं। तो तीनों के लेवल पे ही कुछ काम करने की गैप्स हैं और कुछ करने की जरूरत है। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? आपने सही कहा, एक तरफ विक्टिम है, दूसरी तरफ परपिट्रेटर है, तीसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चौथी तरफ प्रोसिक्यूशंस एंड जुडिशरी है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो टेक्निकल कंपनीज हैं, जो इन सब प्लेटफॉर्म्स को देती हैं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम डिसिमिनेट करते हैं इन सब कंटेंट्स को। तो हमें टेक्निकल कंपनीज को भी साथ लाना पड़ेगा, और उनको भी एक तरह से जिम्मेदारी देना पड़ेगा कि किस प्रकार हम सभी मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स का एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हम लोगों को इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड को आमंत्रित किया था। हम लोगों ने दिया कि किस प्रकार का भयावह रूप इसका निकल रहा है, और इसमें जरूरत है कि हम इन टेक्निकल कंपनीज को भी साझा रखें और उनसे हम मदद लें। बहुत सी टेक्निकल कंपनीज इसलिए भी मदद करने को नहीं तैयार होती हैं क्योंकि ये उनके प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। ये एक सामाजिक कार्य है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और थ्रू लॉ और थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस, थ्रू वेरियस अदर प्रोटोकॉल्स, वी शुड स्ट्रेस अपॉन दिस कि हम टेक कंपनीज को कैसे लाएं, और साथ ही साथ जनता को भी हमें आगाह करना पड़ेगा कि किस प्रकार उनको डूज एंड डोंट्स में विश्वास रखना हो।
मुझे लगता है अपने करिकुलम में कुछ बदलाव कर रहे हैं बच्चों को, इसके लिए पहले से एडुकेट करने की कोशिश करें उनके करिकुलम के लेवल पे ही। आपकी इस बारे में क्या सोच है? बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दिया जाना, अब आप सोच लीजिए कि मोबाइल फोन्स के यूजर्स कितने हैं। जी। और कई ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, भले उन्हें प्रतिबंधित किया गया हो स्कूल में यूज न करने का, लेकिन जब वो स्कूल से वापस घर जाते हैं तो वो मोबाइल्स को यूज करते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो इन सब चीजों के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। कैसे हम ल्योर करें? आज जब भी कोई हम ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि बच्चों को ग्रूम किया जा रहा है, चाइल्ड ग्रूमिंग हो रहा है, चाइल्ड चाइल्ड ल्यूरिंग हो रहा है। तो ये जरूरी है कि हम इन सब चीजों की ओर ध्यान दें और चाहें कि जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स हो, और इसको बताने का सबसे बड़ा और सशक्त तरीका है कि हम सिलेबस में इसको कैसे रखें। हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रखा है, बॉन्डेड लेबर को रखा है, चाइल्ड मैरिज को रखा है, लेकिन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, मे बी बिकॉज कि हम लोग इसको बोलने में झिझकते हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में लड़कियां इन सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से नहीं बोलती हैं, हमारी संस्कृति के कारण, हमारे सभ्यता के कारण। लेकिन अब ये समय आ गया है जब हम एक खुलेपन तरीके से इन चीजों की चर्चा करें और इनको पाठ्यक्रम में निर्धारित करें, पाठ्यक्रम में रखें, क्योंकि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा यदि हम इस पर अभी से ध्यान नहीं देंगे। और अभी बच्चों को इसके लिए जरूरी है कि हम प्राइमरी स्कूल से मीडियम माध्यम माध्यमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक इनको हम रखें। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों को ये बताना, और खासकर गर्ल्स स्कूल में ये बताना बहुत जरूरी है। अभी तो उनका एक्सपोजर बढ़ गया है डिवाइसेस को लेकर। कोविड के टाइम में एजुकेशन भी ऑनलाइन हुई बहुत सारी, और एक तरह से उनकी डिजिटल लाइफ थोड़ी सी फास्टन हो गई। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अवेयरनेस को लेकर एक बड़ा रोल जो है वो मीडिया भी प्ले कर सकता है, जिस तरह से वो इससे रिलेटेड इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करता है। उसको लेकर आपकी ओवरऑल सोच क्या है? मिस्टर गिरी, बिल्कुल सही है। ये मीडिया का रोल, मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में मीडिया की जो प्रभावशाली दायित्व है, और जो एक एक तरह से वो सब जगह छाई हुई है, चाहे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया हो। गांवों में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे दूर दराज गांवों में देखा है कि बच्चे सोशल मीडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग मानते हैं। वीडियो क्लिपिंग्स है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों से एक प्रचार प्रसार होता है। तो इस स्थिति में किस प्रकार की चीज हम कैसे पेश कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और कैसे उनका मानसिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है, ये इस चीज की जिम्मेवारी समाज के सभी अंगों के साथ है, खासकर मीडिया के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि मीडिया हमें बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत ही डीपली हमें इन्वॉल्व करता है, हर्ट करता है या इम्पैक्ट करता है। तो आप सही कह रहे हैं कि मीडिया की भूमिका जो है बहुत ही सशक्त होनी चाहिए। और जिस तरह हम डिजास्टर्स में, जो हमारा आपदा होता है, उसमें हम हमेशा ये अपील करते हैं कि मीडिया का रोल, मीडिया की भूमिका जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उसी प्रकार ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी वो एक तरह से एक डिजास्टर ही है, एक मैन मेड डिजास्टर है। इस डिजास्टर्स में भी हम, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी हमें मीडिया को बहुत ही रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, इफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि मीडिया को अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रोटोकॉल निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डूज एंड डोंट्स की, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रचारित करें, प्रसारित करें, जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो और हमारा काम भी निकले। हम ये नहीं चाहते कि इन चीजों को सामने न लाया जाए, बट एट द सेम टाइम हम बच्चों की संवेदनशीलता को, उनके मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए हम कोई ऐसी चीज करें। सो डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ये बहुत जरूरी है, और इसमें मीडिया की भूमिका जो है बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं मिस्टर सिंह। एक जनरली ये होता है कि जब मीडिया खुद इस तरह के अवेयरनेस का पार्ट बनता है, जब वो किसी से पार्टनरशिप करके ऐसे कैंपेन करता है, तो एक अलग एटीट्यूड होता है। और जब वो कभी इस न्यूज को लेकर आता है, तो वो उसको थोड़ा सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करता है, और वो रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी अक्सर देखने को नहीं मिलती है। इसको लेकर क्या किया जा सकता है मोर प्रोएक्टिवली, की वो रिपोर्टिंग जो है वो थोड़ी और सेंसिटिव हो, इम्प्रूव हो? ये जरूरी है कि हम इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे इशू को हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह देखें।
इसमें कोई एक पर्टिकुलर पुलिस की भूमिका या प्रोसिक्यूशन की भूमिका या समाज के किसी टीचर्स या स्टूडेंट्स की भूमिका को हम स्टैंड अलोन नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। हम किस प्रकार एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह हम इसको देखें तो हमें मीडिया की रोल का पता चलेगा। मीडिया को, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक कोड ऑफ कंडक्ट या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जैसे हम पुलिस वालों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए बनाते हैं, जुडिशरी के लिए बनाते हैं, कन्विक्शन कैसे हो, पॉक्सो कैसे हो, कैसे इन्वेस्टिगेट हो, इन सबों के लिए हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं। उसी प्रकार जरूरत है कि मीडिया को भी एक एसओपी बनाने की जरूरत है। और उस एसओपी में आपने सही कहा कि अगर हमारा कोलैबोरेशन जिस मीडिया के साथ होता है तो मीडिया बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। और यदि कोलैबोरेशन नहीं होता है, केवल सेंसेशनलाइज करने के लिए या प्रॉफिट के एंगल से या टीआरपी बढ़ाने के एंगल से यदि मीडिया इसको प्रचारित या डिसिमिनेट करता है, तो हम समाज के प्रति इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है कि एक मीडिया को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और उनके प्रोटोकॉल्स, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स को, उनके एसओपीज को भी बनाए जाने की जरूरत है। और इसीलिए ये बात सही आपने कहा कि हमारा सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मिलकर डेलिबरेशंस, डायलॉग्स सब तरह का होना चाहिए, ताकि हम इस भया, क्योंकि मीडिया समाज का ही एक अंग है, वहां उनके जर्नलिस्ट के भी बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। उनके बच्चे भी स्कूल्स जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी प्राइवेसी का इशू है, उनको भी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जूझना पड़ रहा है या पड़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि एक जरूरत है कि समाज के सभी स्टेक होल्डर्स को इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और कैसे हम बेस्ट तरीके से, कैसे हम पॉजिटिव तरीके से इस पूरे इशू को देख सके, कोलैबोरेट करके, डिस्कस करके, बहुत सारी चीजों में एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को गिव एंड टेक करके, ये जरूरत है आज के समाज में इस समस्या को टैकल करने की। हमने जब बातचीत शुरू की थी तो इस सवाल से शुरू की थी कि एक मिथ चलता है कि यह पाश्चात्य समस्या है और इस मिथ को बस्ट करने की जरूरत है। मैं इस बातचीत को आखिर में इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि अगर बच्चों के ऑनलाइन हेरेसमेंट को लेकर जो ग्लोबल जो अलायंसेज है, जो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरह से होता है और भारत की एजेंसीज का और भारत सरकार का उसमें क्या रोल रहता है। अभी ग्लोबली हम इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं? ग्लोबल स्तर पे हम सबसे बड़ी चुनौती देखते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन की मिलती है, वो इंफॉर्मेशन बहुत ही त्वरित गति से नहीं मिलती है। और यदि मिलती भी है तो उस इंफॉर्मेशन को हम किस प्रकार बेस्ट यूज करते हैं, किस प्रकार हम उसको फिल्टर करते हैं, किस प्रकार हम सेग्रीगेट करते हैं कि ये ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट है और ये नॉन नॉन सेक्सुअल अब्यूज है। ये बहुत जरूरी है कि हम टेक्निकल टूल्स को, ये ग्लोबल चैलेंज हमारे लिए है, पर्टिकुलरली इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जिस प्रकार की एनजीओ काम कर रही हैं, उसमें ये जरूरत है। इसलिए हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है वो ये है। लेकिन उससे भी पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम एक रिसर्च करें, आरएनडी करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से स्टेट्स जो हैं वो स्टेट ऑफ डिनायल में, वो मानते नहीं है इस बात को। बहुत से लोग इन सब चीजों को, चूंकि डार्क वेब हमने देखा नहीं है, हमने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बहुत ही फिल्टर्ड वे में हो रहा है, इसलिए बहुत सी चीजों को हम जानते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइव स्ट्रीमिंग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में हो रहा है और बाहर के देश उसको परपिट्रेटर्स जो है वहां के लोगों को पहुंचाते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हो रहा है, जो क्रिमिनल प्रोसीड्स जो हो रहा है, वो इस प्रकार हो रहा है जिससे कि रिस्क जो है वो लो कर दिया जा रहा है परपिट्रेटर्स का, इधर बीइंग आइडेंटिफाइड और प्रोसिक्यूटेड। सो मैं समझता हूं कि अगर पूरे ग्लोबल स्तर पे देखें तो हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जो है वो इस दिशा में भी सोच रहा है कि किस प्रकार हम इसके रिसर्च सेक्शन को हम मजबूत करें, कैसे हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फॉर दैट मैटर डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट हिस्सों में हम देखें किस प्रकार हम रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि स्टैटिस्टिक्स हमें पता चले, फिगर तो हमें पता चले कि क्या है। दूसरा कि कैसे हम स्ट्रेंथन करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अवेयरनेस क्रिएट करें इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। एंड थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस प्रकार हम इन सभी का डायरेक्ट इम्पैक्ट लाएं, ताकि हमारा प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन जो है वो बढ़े। क्योंकि हम अभी भी समझते हैं कि जो मैंने शुरू में, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो कहीं पे भी हो रहा है, वो तो सब जगह होता है। इस बात को हम मन में रखें तो हम समझते हैं कि इंडिया को इस चीज में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। आप और आईसीपीएफ जो काम करते हैं
उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका मैंडेट क्या है और आप किन किन तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं? अभी तक आपने जो चर्चा की है उससे हमें कुछ पता लगता है कि आईसीपीएफ के काम में क्या क्या चीजें शामिल है, लेकिन अगर आप एक ओवरव्यू दे पाए आखिर में, और अगर मान लीजिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर आप तक अप्रोच करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ये दो चीजें अगर आप बताएं तो। जैसा मैंने पहले कहा, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जो है वो कैलाश सत्यार्थी जी का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के अंतर्गत एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के रूप में काम करता है। और हम लोगों का मेन जो मैंडेट है वो यही है कि हम किस प्रकार ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन को कॉम्बैट करें। और शुरू में ही मैंने बताया कि हमारा मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है, और मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। और उसको हम डील करने के लिए हमने दो चीजों पे ध्यान रखा है। पहला, कि हम किस प्रकार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेबिलिटी को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को आगे करें। और यही कारण है कि हमारा जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ है। हम बहुत ही विस्तृत रूप से केरला पुलिस के साथ संलग्न हैं। महाराष्ट्र में हमने ट्रेनिंग कराया है और करा रहे हैं। तेलंगाना, साइबराबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब ऐसे, बिहार, इन सब ऐसे फुटप्रिंट्स हैं जहां हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक मीटिंग किया बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, और उनके माध्यम से हम न केवल पुलिस कर्मियों को, बल्कि पुलिस विभाग से भी, हमारा बिहार पुलिस से भी वो हुआ, बल्कि हम स्कूल्स में भी आना चाहते हैं कि हम वो करें। तो मेरा दूसरा पक्ष जो हमारे आईसीपीएफ का जो दूसरा है, कि किस प्रकार समाज में हम अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके लिए जरूरी है जो हमारा कैचमेंट एरिया है, जो हमारा वल्नरेबल एरिया है, वो स्कूल्स है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, माध्यमिक स्कूल्स हैं, जिसमें बच्चे जो हैं 12-13 साल के बच्चे बच्चियां जो है पढ़ते हैं। उनको अगर इस प्रकार की घटनाओं से अगर सामना हो रहा है या न भी हो रहा है, तो उनको डूज एंड डोंट समझने की जरूरत है। तो आईसीपीएफ इस मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी को लेकर चलता है, और यही कारण है कि केरला में हमें एक अभूतपूर्व सफलता मिली। और देखिए कि ये कॉन्शियसनेस जो है बहुत बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सीबीआई ने भी कई जगहों पर छापे मारे, और सीबीआई छापे मारकर कई जगहों को, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि एक जूनियर इंजीनियर जो है पिछले 12 सालों से वो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल जो है इस प्रकार का वो इकट्ठा कर रहा था, और उसको एक्सप्लॉयट कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैं समझता हूं कि कॉन्शियसनेस बढ़ा है, और उस कॉन्शियसनेस को और कैसे पॉजिटिव रूप से बढ़ाया जाए, आईसीपीएफ का सबसे बड़ा मैंडेट। एक सवाल अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में क्यों होते हैं और वो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी मिशन या सिग्निफिकेंट चीज कैसे बन जाती है। तो आपके केस में जिस फील्ड में अभी आप हैं वो आपके लिए पर्सनली इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना? देखिए, मैंने 37 सालों तक पुलिस की सेवाएं दी हैं। मैंने पुलिस महानिदेशक के रूप में 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। मैं डीजी एनडीआरएफ था, डीजी सीआईएसएफ था, और लास्ट में मैं डीजीपी यूपी था। उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 23 से 24 करोड़ की आबादी है, और वहां सभी प्रकार के क्राइम्स हैं जिसको हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली टैकल किया। आज उत्तर प्रदेश का स्वरूप जो बदला है, उसमें पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। 2018 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। एक ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं होता था। वाइल्ड वेस्ट कहा जाता था नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों को। वहां हम लोगों ने किडनैपिंग फॉर रैंसम्स और रंगदारी जो होती है, या बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, उन सबों को हमने वो किया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जहां कॉमनल राइट्स पिछले 6 सालों में नहीं हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। तो मैंने बहुत ही नजदीक से पुलिस की एक्टिविटीज को देखा है। और जब हमने कैलाश सत्यार्थी जी के चिल्ड्रंस फाउंडेशन को देखा, और हमने देखा कि किस प्रकार ये बच्चों के अधिकार को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले 30-35 सालों में ये कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। तो हमें लगा कि एक बहुत ही एक नोबल कॉज है जिसको हम, मेरा बैकग्राउंड भी पुलिस का है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन से वाकिफ हैं, हम प्रोसिक्यूशन से वाकिफ हैं, हम जुडिशरी की बहुत सी चीजों से वाकिफ हैं। क्या टेक्निकल टूल्स लगाए जाएंगे, किस प्रकार सेंसिटाइज किया जाएगा, किस प्रकार स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स किया जाएगा। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स हमने एसडीजी एनडीआरएफ किया, और फिर स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और इस प्रकार के चाइल्ड सेफ्टी के बारे में
हमने एसडीजीपी यूपी भी किया। कई ऐसे स्कूल है, नारी शक्ति मिशन जो है इस तरह का बहुत हुआ। तो ये हमारे एक बहुत ही क्लोज, हमारा एक यूएसपी जो है वो उससे काफी क्लोज मुझे लगा कि ये इस प्रकार का डोमेन है, इस प्रकार का एक क्षेत्र है जहां एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कैन कंट्रीब्यूट वेरी इमेंसली एंड पॉजिटिवली। और जब हमें इस संस्था के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार का एक ट्रस्ट है जिसमें इस ट्रस्ट को एक दिशा और दशा दिए जाने की आवश्यकता है, तो मैंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और मैं समझता हूं कि मैंने एक सही निर्णय लिया कि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जो है एक स्टैंड अलोन तरीके से पूरे देश में एक बहुत ही लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा है। और जहां भी हम कर रहे हैं, भले ही छोटी दशा में, अभी एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे काम कर रहे हैं, बट आने वाले समय में इसका स्वरूप जो है उसका प्रचार प्रसार फैलाव होगा। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आईसीपीएफ जो है वो अपने फुटप्रिंट्स को और भी स्ट्रांग करेगा, और भी रोबस्ट करेगा, मजबूत करेगा। और इस प्रकार पूरे समाज को एक आशा की किरण होगी, लाभ मिलेगा। हम लोगों ने, एक कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बहुत काम किया है। लाखों की संख्या में लोगों को छुड़ाया गया, बच्चों को छुड़ाया गया है। हमारी कई ऐसी संस्थाएं हैं, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है, बचपन बचाओ आंदोलन है, बाल सेवाश्रम है। इन सबों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर चाइल्ड मैरिज पे एक नेशन वाइड कैंपेन किया 16 अक्टूबर, और उसी का नतीजा है कि आज असम सरकार ने चाइल्ड मैरिज पे इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव पॉलिसी रखा है। तो ये इन सब चीजों का एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोगों ने काम करने की योजना बनाई है, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ने बनाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का स्वरूप बढ़ रहा है, हमें इसे टैकल करने के लिए बहुत ही कंसर्टेड वे में, बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हम हल निकाल सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आईसीपीएफ इस दिशा में, जैसा आपने कहा कि ऑलरेडी एक लीडिंग पोजीशन में आ रहा है और वो बड़े पैमाने पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अभी शुरुआत हुई है एक तरह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनहैक में आने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, जो एक बहुत ही सेंसिटिव और अहम मुद्दा है, जिसको लेकर अवेयरनेस की बहुत सारे स्तरों पर जरूरत है, और जिस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर हमारे दर्शकों के लिए ये बता पाए कि वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग अभी बहुत ही शीघ्र एक हेल्पलाइन निकालने जा रहे हैं, उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उस हेल्पलाइन से कोई भी हमसे जुड़ सकता है। उसके अलावा हमारा वेबसाइट भी तैयार हो रहा है, हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और हमारे ब्रोशर्स हैं, हमारे हमारी हमारा जो कार्यालय है वो कालका जी में है, जहाँ पे एक परंपरागत रूप से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का जो कार्यालय है, वहां पे कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। और इसे हम समय समय पर जहां भी हम ट्रेनिंग कराते हैं, वहां पे हम इन सबों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन वेबसाइट जब हमारा हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसको हम प्रचारित कर पाएंगे, और हेल्पलाइन से हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट क्या होने वाला है विक्टिम्स का, रिहैबिलिटेशन की क्या प्रक्रिया होगी। आप समझ सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन का एक विस्तृत स्वरूप है रिहैबिलिटेशन का, इमोशनल सपोर्ट का, काउंसलिंग का। हम उनसे, हमारी पूरी जो हमारा एक बैकअप सपोर्ट है, उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। अगर ऑनलाइन चाइल्ड विक्टिम जो है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था से इमोशनली वो ट्रॉमेटाइज्ड है, तो हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम उनको, इस प्रकार की व्यवस्था हम केरला में कुछ जगहों पर कर भी रहे हैं, और समय समय पर हम अन्य राज्यों पर भी करेंगे। और हमारा इसमें, इस दिशा में किया जाने वाला कार्य और भी बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस प्रकार हम आईसीपीएफ को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अनहैक्ड के इस एपिसोड में आज हमने बात की मिस्टर ओपी सिंह से, जो इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के मार्फत ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इस पर काम कर रहे हैं, और वो इसको एक बड़ी व्यापक अप्रोच के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक सेंसिटिव सोशल इश्यू की तरफ मूलतः डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अनहैक्ड के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और एक्सपर्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए।